नमस्कार दोस्तों। X-59 प्रोजेक्ट के रूप में अमेरिका किस तरह का एयरक्राफ्ट बना रहा है? अवाक्स एयरक्राफ्ट में BVR मिसाइल्स क्यों नहीं लगाई जाती हैं? हमारी नेवी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को क्यों बनाना चाहती है जबकि एक्सपर्ट्स इसको बनाने के खिलाफ हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रशस्त्रा जी का सवाल है कि क्या सच में अमेरिका प्रोजेक्ट X-59 के अंडर एक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन बना रहा है? देखिए, जब से एयरक्राफ्ट में बैठकर इंसान ने उड़ना शुरू किया है तब से ही हमारे मन में सुपरसोनिक स्पीड यानी 1240 किलोमीटर पर आवर से तेज उड़ने की इच्छा रही है। अभी तक सिर्फ फाइटर जेट के पायलट ही सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकते थे। नॉर्मल पैसेंजर्स को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ मिलकर कॉन्कॉर्ड जेट बनाया जो मैक 2 की स्पीड यानी कि आवाज से 2 गुना स्पीड से भी उड़ सकता था। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से तेज होती थी, यानी जब यह 1240 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर उड़ता था तो जबरदस्त धमाके की आवाज आती थी जिसे सोनिक बूम कहते हैं। इसी तेज साउंड से नजदीक के घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते थे। तेज आवाज से लोगों की तकलीफ को देखकर काफी सारे देशों की सरकारों ने अपने एयर स्पेस में सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाले एयरक्राफ्ट पर बैन लगा दिया। यानी इन देशों के ऊपर से अगर कॉन्कॉर्ड उड़ता भी है तो उसे साउंड की स्पीड से धीरे ही उड़ना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल पैसेंजर्स फिर से सुपरसोनिक स्पीड का एहसास करने से वंचित कर दिए गए। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका इस तरह के फाइटर जेट को डिजाइन करना चाहता है जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हुए भी बेहद कम आवाज करें, बेहद कम साउंड प्रोड्यूस करें ताकि उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाए। अमेरिका ने इसी तरह के एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के डिजाइन को तैयार कर लिया है जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हुए भी बेहद कम आवाज पैदा करता है। लोगों को तकलीफ देने वाली सोनिक बूम भी जनरेट नहीं होती है। 99 फीट लंबे इस एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट को X-59 नाम दिया गया है। इसकी नोज ही लगभग 30 फीट लंबी रखी गई है। सिंगल इंजन वाले इस X-59 में पायलट्स के लिए कोई भी ग्लास विंडो नहीं बनाई गई है, बल्कि उसकी जगह पर इसमें ऊपर और नीचे लगे कैमरास की सहायता से आर्टिफिशियल विजन तैयार किया जाता है। अभी यह एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट सिर्फ एक पायलट को ही लेकर उड़ेगा, लेकिन जब यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर कॉन्कॉर्ड जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फिर से बनाए जाएंगे। फिर से लोग सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने का एहसास ले पाएंगे। अमेरिका इसी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर के अपने फाइटर जेट्स में लगाएगा ताकि बेहद तेज स्पीड वाले स्पाई जेट्स को बनाया जा सके। साथ ही सुपरसोनिक स्पीड वाले बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी बनाने में सहायता मिल सके। फिलहाल अगले कुछ वर्षों तक X-59 के ट्रायल्स चलते रहेंगे, यानी कॉन्कॉर्ड जैसे एयरक्राफ्ट की वापसी तो होगी लेकिन अभी कुछ समय और लगेगा। दोस्तों, अगला सवाल अवाक्स के बारे में है। क्या अवाक्स में एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं? बड़े साइज के प्लेन में 20 से 25 BVR मिसाइल्स क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, अवाक्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं और इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। अवाक्स एयरक्राफ्ट बॉर्डर से बहुत दूर यानी लगभग 200 किलोमीटर दूर उड़ते हैं। ये अपनी 400 से 500 किलोमीटर की रेंज का फायदा उठाते हुए बॉर्डर के उस पार उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स आदि को ट्रैक करते हैं ताकि हमें समय रहते हुए दुश्मन की हर चाल का, हर स्ट्रेटजी का पता लग सके और उसी के अनुसार हम अपने फाइटर जेट्स को लड़ाई में डायरेक्शंस दे सकें। इसलिए दुश्मन के फाइटर जेट्स अवाक्स एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अवाक्स एयरक्राफ्ट बॉर्डर एरिया से काफी दूर उड़ते हैं, इसलिए दुश्मन की BVR मिसाइल से बचे रहते हैं। अवाक्स एयरक्राफ्ट काफी महंगे होते हैं और इनका कोऑर्डिनेशन के हिसाब से लड़ाई के समय मौजूद रहना बेहद जरूरी होता है। जब बालाकोट के समय हमारे फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक की थी तो इसी तरह का अवाक्स एयरक्राफ्ट उन फाइटर जेट पायलट्स को लगातार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से
हमारे अवाक्स को बचाने के लिए हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन के फाइटर जेट्स को हमारे अवाक्स तक नहीं पहुंचने देते हैं। अब अगर पूछे सवाल के अनुसार अवाक्स में ही एयर टू एयर मिसाइल्स लगा दी जाए तो इन्हें लॉन्च करने के लिए दुश्मन के फाइटर जेट्स के नजदीक जाना होगा। ज्यादातर बीवीआर मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक होती है। हो सकता है कि ऐसे में दुश्मन के तेज मैन्यूवरिंग फाइटर जेट्स अवाक्स से लॉन्च की गई बीवीआर मिसाइल से बच भी जाएं, लेकिन अगर दुश्मन के फाइटर जेट्स ने अवाक्स के ऊपर बीवीआर मिसाइल्स लॉन्च कर दी तो कम स्पीड से उड़ने वाला और बेहद कम मैन्यूवर्स की काबिलियत वाला अवाक्स एयरक्राफ्ट इनसे बच नहीं पाएगा और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होते ही हमारे फाइटर जेट्स को लगभग 400 किलोमीटर रेंज वाली सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अगला सवाल गोपाल वर्मा जी का है। वो पूछते हैं कि क्या नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हां भी है और ना भी। चलिए दोनों की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हां की, यानी हमारी नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर चाहिए। अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसमें रशिया से लिए गए आईएनएस विक्रमादित्य को पाकिस्तान की तरफ अरब सागर में तैनात किया जा सकता है। स्वदेशी तौर पर नए बनाए गए दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत को इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में तैनात किया जा सकता है। अब अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर, मेंटेनेंस या अपग्रेड के लिए शिपयार्ड में हो तो इस दौरान उसकी जगह लेने के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर के अपग्रेड्स में 2 से 3 वर्षों का समय आसानी से लग जाता है। वैसे भी आईएनएस विक्रमादित्य पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसे रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ज्यादा बार शिपयार्ड में ले जाया जाएगा। अगर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से रेडी रहें तब भी हमें चाइना की तरफ से लगातार बढ़ती जा रही दखलंदाजी को देखते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इंडियन नेवी तीसरे और ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल के लिए लगातार सरकार से कह रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, यानी हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले बेहद ही कमजोर नेवी है और ना ही उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत के पास एक से बढ़कर एक ताकतवर नेवल जहाज है, सबमरीन्स हैं जो पाकिस्तान की नेवी को उनके पोर्ट से भी बाहर नहीं आने देंगे। साथ ही पाकिस्तान तो हमारे बॉर्डर से लगा हुआ है, पूरा पाकिस्तान हमारी मिसाइल्स की रेंज में रहता है। तो पाकिस्तान के लिए तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए नहीं, यानी हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में ही चाइना के खिलाफ तैनात किए जा सकते हैं। रही बात चाइनीज नेवी की, तो चाइनीज नेवी भारत की नेवी से बड़ी जरूर है, लेकिन उन्हें इंडियन ओशन में आने के लिए बेहद ही संकरे जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरना पड़ेगा। इस जलमार्ग को मात्र 2 ही ताकतवर सबमरीन ब्लॉक करके चाइनीज नेवी को रोक सकती हैं। अगर फिर भी चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में आ जाती है तो हमारे पास अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप के रूप में नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जिन्हें चाइनीज नेवी डुबा भी नहीं सकती है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर से हमें फाइटर जेट्स उड़ाने का मौका मिलता है ताकि लड़ाई को दुश्मन के इलाके तक पहुंचाया जा सके। इससे दुश्मन की नेवी के ऊपर काफी दूर से ही अटैक किया जा सकता है। जब हमारे पास हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन मौजूद है जहां से हम अपने फाइटर जेट्स को चाइनीज नेवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज सकते हैं। लॉन्ग रेंज के सुखोई 30 MKI जब ब्रह्मोस जैसी पावरफुल मिसाइल को लेकर उड़ेंगे तो फिर ऐसे समय में हमें अलग से एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस कोस्ट लाइन पर व हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पर मौजूद लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल्स चाइनीज नेवी को रोकने की ताकत रखती हैं। अगर हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ना बनाकर उसकी जगह पर 3 से 4 सबमरीन्स बना लेते हैं तो चाइना के खिलाफ ये ज्यादा कारगर रहेंगी। इन्हें ना तो जल्दी से ट्रैक किया जा सकता है, ना ही चाइनीज एंटीशिप मिसाइल से इन्हें खतरा होगा और ना ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स इनका कुछ बिगाड़ सकेंगी। तो कुल मिला के ऐसे में हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, हमने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेने या ना लेने संबंधी दोनों ही पहलुओं को डिस्कस कर लिया है। अब अगर सीधे शब्दों में कहें तो अगर भारत की नेवी का बजट अलो करता है तो हमें अपने सुपर पावर स्टेटस को प्रोजेक्ट करने के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहिए। फिलहाल तो हमारा डिफेंस बजट इतना ज्यादा नहीं है,
इसलिए हमें कुछ वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ डिफेंस संबंधी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।